देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद दोस्तों, चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। राहुल गांधी के द्वारा कर्नाटक के अलंद विधानसभा सीट को लेकर किए गए खुलासे के बाद एसआईटी की जांच के बाद एक नई रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों बताएंगे एक एक वोट का कितना हिसाब लगाया गया, कितनी कीमत चुकाई गई दोस्तों, और इसके बाद लाखों रुपए खर्च करके 6000 से ज्यादा वोट हटाए गए। बताएंगे डिटेल में क्या है नया खुलासा और बड़ी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के करीबी नेता और जादूगर कहे जाने वाले नेता जैसे ही पहुंचे बिहार, वैसे ही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की एक साथ रैलियां होंगी, इसकी जानकारी मिली है दोस्तों। और आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बताएंगे क्या क्या मामले सॉल्व करके आए हैं राहुल गांधी के करीबी नेता, बताएंगे बिहार में क्या कुछ चल रहा है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर असम में बीजेपी सरकार के दांत खट्टे कर दिए हैं एक और बड़े समाज ने नए बड़े आंदोलन को लेकर भी नई अपडेट है दोस्तों, जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में बताएंगे कैसे इंडिया गठबंधन के एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया दोस्तों, लेकिन इंडिया गठबंधन की पार्टी ने चला एक ऐसा चाल की दूसरे वरिष्ठ नेता को मैदान में उतार दिया दोस्तों। बताएंगे क्या हुआ ऐसा। और इसी के साथ में बीजेपी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा अभी तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे थे और अब अपने इस्तीफे की बातें क्यों बोलने लगे हैं, जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार तय होगा कि आखिर केंद्र में बीजेपी की अल्पमत की सरकार जाएगी या रहेगी, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार का बदलाव दिल्ली में बदलाव लेकर आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलंद विधानसभा सीट को लेकर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और वोट चोरी का उदाहरण देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी ने दावा किया था कि 6018 वोट हटाने के लिए आवेदन किया गया। इस मामले की जांच कर रही कर्नाटक की एसआईटी ने एक बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। उन्होंने बताया है कि चुनाव आयोग को वोट डिलीट करने के लिए 6018 आवेदन दिए गए, उसमें से एक आवेदन के लिए एक डेटा संचालन करने वाले व्यक्ति को 80 रुपए दिया गया, यानी दोस्तों एक व्यक्ति का नाम हटाने के लिए 80 रुपए चार्ज लगाया गया, यानी तकरीबन 6000 लोगों के नाम हटाने के लिए लगभग 4,80,000 रुपए दिए गए, यानी लाखों रुपए में सौदा हुआ था कि 6000 वोटों को काटना है और इसके लिए डेटा सेंटर संचालन करने वाले व्यक्ति को 80 रुपए प्रति वोट के हिसाब से पैसे दिए गए, यानी लगभग 5 लाख के आसपास पैसे दिए गए दोस्तों। और ये पूरा कांड करने के लिए आपको बता दें कि इस मामले पर जब ये जानकारी कर्नाटक के एसआईटी को मिली दोस्तों, तो उन्होंने जांच में और बड़े कदम उठाए। एसआईटी ने कुलबुर्गी जिले के मुख्यालय स्थित एक डेटा सेंटर को उस जगह के रूप में चुना जहां से आवेदन जमा किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार फरवरी 2023 में हटाए गए डेटा का पता चलने के बाद स्थानीय पुलिस और एसआईटी के द्वारा जांच को अपने हाथ में लिया गया और एसआईटी साइबर अपराध इकाई के द्वारा जांच किया गया। स्थानीय निवासियों को इस पूरे मामले पर पूछताछ के लिए बुलाया गया दोस्तों और जगह जगह छापेमारी भी की गई। जैसा कि राहुल गांधी ने बताया है कि किसके इशारे पर ये सारी चीजें की गई उसका नाम हमको पता है, यानी राहुल गांधी को अंदाजा है कि किसके कहने पर 6000 वोट काटे गए थे दोस्तों। और धीरे धीरे करके अब पुलिस की जांच उसी और आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों किसके इशारे पर ये 6000 वोट काटे गए थे? 80 रुपए एक वोट का देकर लगभग 4,80,000 रुपए खर्च किया गया था। अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पिछले कई दिनों से गोदी मीडिया एक प्रोजेक्ट के तहत इस मामले को चला रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर बिहार में आपसी विवाद है, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने जैसे ही अपने सबसे करीबी नेताओं में से एक राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बिहार भेजा, उन्होंने अपना जादू चलाते हुए पूरी तरीके से स्थिति को साफ कर दिया दोस्तों। सबसे पहले लालू यादव जी से मुलाकात करने पहुंचे और उसके बाद मीडिया से बात करते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग केवल 5-6 सीटों पर एक दूसरे के आमने सामने है, वो सब कुछ सॉल्व कर लिया जाएगा। इसके बाद लालू यादव जी से उनके मुलाकात की तस्वीर आती है। तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद है, राबड़ी देवी जी के साथ में मुलाकात करते हैं दोस्तों। इसके बाद तेजस्वी यादव के ऑफिस में बैठकर भी मीटिंग होती है जिसमें कृष्णा अलावरू भी मौजूद रहते हैं। इसके बाद फैसला लिया गया है कि आज यानी 23 तारीख को बिहार के पटना के अंदर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी प्रस्ताव का समर्थन करेगी दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के साथ में लेफ्ट पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी सब एकजुट नजर आएंगे और घोषणा पत्र भी जारी किया जा सकता है। इसके साथ में आज ही एजेंडा कंप्लीट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि किस एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाएगा। यानी पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन समेत सारी प्रक्रिया हो चुकी है। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल हो चुके हैं, नाम वापसी का दिन खत्म हो गया और अब दूसरे चरण को लेकर आज अंतिम दिन है दोस्तों, जब नामांकन को लेकर कोई भी फैसला ले सकता है, यानी नामांकन वापस लेने का दूसरे चरण के लिए आज अंतिम दिन है। इसके बाद चुनाव पूरी तरीके से खुलने जा रहा है। कल से प्रचार शुरू होगा। तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन का मोर्चा संभालेंगे दोस्तों और ऐसे में अशोक गहलोत ने सही से बात करके स्थिति को एकदम स्पष्ट कर दिया है दोस्तों। इसके बाद बताया
गया है कि अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच साझा करेंगे, यानी एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। जो अब तक मीडिया वाले दावा कर रहे थे कि माहौल इतना खराब हो चुका है कि राहुल अलग प्रचार करेंगे, तेजस्वी अलग करेंगे, ये बातें एकदम झूठी है। 100% मजबूत गठबंधन दिखाई दे रहा है। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को असम के अंदर लगातार एक के बाद एक संगठन ने पानी पिलाना शुरू कर रखा है। दोस्तों खबर यह है कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी स्टेटस की मांग को लेकर बड़े स्तर पर अलग अलग जनजातियों के लोग मैदान में उतर आए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जनजातीय समुदाय के लोग जो मैदान में उतरे वो अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। दोस्तों असम के धेमाजी के टाई अहोम संगठन ने अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग को लेकर एक व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों जिसमें ऑल टाई अहोम स्टूडेंट यूनियन यानी ATASU के संबंधित समूहों की अगुवाई में रैली, मशाल जुलूस और नारेबाजी की गई। धेमाजी और आसपास के इलाकों के अंदर ATASU के बैनर तले हजारों लोग एसटी दर्जे की मांग को लेकर जुलूस निकालते दिखाई दिए, सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगा रहे थे। दोस्तों असम के अंदर 6 समुदाय जिसमें टाई अहोम, चाय जनजातियां समूह और मोरान के साथ साथ मोटोक और सूटिया समाज के साथ साथ कोच राजबंशी समाज की ओर से विरोध किया जा रहा है। ये सारे के सारे समाज के लोग एसटी स्टेटस के लिए बीजेपी की सरकार के खिलाफ, वादा खिलाफी के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वाले हर जगह जाकर लोगों को गुमराह करते हैं तो इस तरीके का आंदोलन होना पूरी तरीके से लाजमी है, और ये आंदोलन अपने हितों को लेकर, अपने हकों को लेकर किया जा रहा है, और इसीलिए सारे समुदाय के लोगों का समर्थन किया जाना चाहिए। जो लोग अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बेरोजगारी बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दोस्तों ऐसे में बिहार को लेकर एक वीडियो सामने आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक रथ चला रही है। दोस्तों यानी बीजेपी के बड़े बड़े स्क्रीन लेकर गाड़ियां अलग अलग क्षेत्रों के अंदर गुजर रही है और नरेंद्र मोदी के नारे को, रैलियों को सुनाया जा रहा है, मोदी के भाषण को सुनाया जा रहा है। दोस्तों ऐसे में ये जो गाड़ियां लेकर लोग जा रहे हैं उनसे जब पूछा गया कि 600 गाड़ियां लेकर आप लोग पूरे बिहार में घूम रहे हो, नरेंद्र मोदी का लोगों को बड़े स्क्रीन पर प्रचार दिखा रहे हो, तो आप लोग कहां से हो और आप लोग क्या काम करते हो इससे पहले, या ये आपका परमानेंट काम है? तो इस पर जवाब देते हुए वहां के लोग बताते हैं कि वो बिहार के नहीं है बल्कि अलग अलग दूसरे राज्यों के हैं, यानी दूसरे राज्यों के लोगों को लाकर बीजेपी के लोग अपनी गाड़ी चलवा रहे हैं और नरेंद्र मोदी का प्रचार करवा रहे हैं। दोस्तों गंभीर सवाल तो उठते ही हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर इतनी बेरोजगारी है लेकिन बीजेपी वालों को यह दिखाई नहीं देता, यानी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता एक बार फिर से उजागर हो गई है। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर महागठबंधन के लिए एक ऐसी खबर सामने आई थी दोस्तों जिसके बाद माना जा रहा था कि महागठबंधन के लिए जीती हुई एक सीट कम हो सकती है, लेकिन फिर तेजस्वी यादव ने एक ऐसी चाल चली और एक ऐसी राजनीतिक कार्ड खेला दोस्तों जिसके बाद स्थिति पूरी तरीके से पलट गया। खबर यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने मोहनिया विधानसभा सीट से जो अपना उम्मीदवार उतारा था दोस्तों श्वेता सुमन को, उनका नामांकन रद्द हो गया। चुनाव आयोग ने श्वेता सुमन को उत्तर प्रदेश की मूल निवासी मानते हुए उनका नामांकन अमान्य घोषित कर दिया। दोस्तों इसके बाद तेजस्वी यादव ने इस सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रवि पासवान को फोन लगाया दोस्तों, यानी छेदी पासवान के बेटे रवि पासवान को तेजस्वी यादव का फोन गया और तेजस्वी यादव ने कहा कि आप मोहनिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन चाहिए? तो इस पर रवि पासवान ने कहा कि सर अगर समर्थन मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा तो फिर आइए पटना मुलाकात करनी है, और इसके बाद रवि पासवान तुरंत पटना पहुंचते हैं दोस्तों, जहां पर एक गुलदस्ता भेंट करते हुए तेजस्वी यादव से सहयोग मांगते हैं दोस्तों। इसके बाद तेजस्वी यादव ने फैसला लिया कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के नामांकन खारिज होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे रवि पासवान, और रवि पासवान को राष्ट्रीय जनता दल ने पूरा समर्थन किया है दोस्तों। यानी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को लग रहा होगा कि अब वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपनी सीट को किसी भी तरीके से बचाएगी दोस्तों, और इसीलिए रवि पासवान को अपना ऑफिशियल उम्मीदवार बना दिया गया है। 2020 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर आरजेडी की नेत्री संगीता कुमारी ने लगभग 12,054 वोटों से चुनाव जीता था दोस्तों, यानी राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत सीट है। यहाँ पर आरजेडी जिसको समर्थन कर देगी वो चुनाव जीत जाएगा दोस्तों। ऐसे में अब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे छेदी पासवान के बेटे, उनको अब पूरा समर्थन मिल गया है राष्ट्रीय जनता दल का, और खेल पूरी तरीके से पलट चुका है दोस्तों। देखते हैं रवि पासवान यहाँ पर कितने बड़े अंतर से चुनाव जीतते हैं। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी का नेता हिमंत बिस्वा शर्मा उल्टा सीधा बयान दे रहा था दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जैसा लग रहा था कि वो चुनाव जीत चुके हैं, केवल औपचारिकता मात्र रह गई है, और उल्टे सीधे बयान देते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई को लेकर न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी माहौल बनाकर रखने की कोशिश की जा रही थी और मुस्लिम समाज के लोगों को भी टारगेट करते हुए उल जुलूल पोस्ट किए जा रहे थे दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा को अचानक ऐसा
झटका लगा है कि अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो जुबिन गर्ग को लेकर चल रहा प्रदर्शन बंद हो जाएगा। यानी असम के सुपरस्टार जुबिन गर्ग की आकस्मिक मृत्यु के मामले को लेकर लोग लगातार जांच पड़ताल की मांग कर रहे हैं दोस्तों। और बीजेपी सरकार की कमजोरी को देखकर लोगों को काफी ज्यादा शक और शंकाएं हो रही है और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा इस मामले को लेकर बुरी तरीके से फंस चुके हैं दोस्तों। और जनता इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि बीजेपी के नेता सही से जांच करवा रहे हैं और इसीलिए आंदोलन जगह जगह चल रहा है और आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों कि अब हिमंत बिस्वा शर्मा को यह बोलना पड़ रहा है कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो जुबिन गर्ग को लेकर चल रहा प्रदर्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि जनता उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस मामले पर दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि गौरव गोगोई के खिलाफ जो अलग अलग तरीके की साजिशें और अलग अलग तरीके के उल्टे उल्टे बयान दे रहे थे, ये सारी बातें अब इनको डराने लगी है। दो शब्द जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में किस तरीके के नतीजे सामने आएंगे दोस्तों। उन लोगों के लिए एक अपडेट है। अपडेट ये है कि न्यूज तक यानी आज तक के एक यूट्यूब के चैनल के द्वारा एक सर्वे करवाया गया दोस्तों और सवाल पूछा गया कि बताइए कि बिहार के विधानसभा चुनाव में किसका पल्ला भारी है, और इस पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। पलड़ा भारी किसका है, इसका जवाब देते हुए जनता ने 13% लोगों ने कहा कि एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी है, जबकि जनसुराज को 11% लोगों ने कहा कि जनसुराज का पलड़ा भारी है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के साथ में लोग खड़े थे दोस्तों, महागठबंधन का पलड़ा भारी है, ऐसे बोलने वाले लोगों की संख्या 81,000 में से 75% था। यानी आप समझिए कि लगभग 81,000 में से 60,000 लोग ये मान रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन का दबदबा है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, महागठबंधन का बोलवाला है और महागठबंधन का पलड़ा भारी है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये तो लाइव में ही चेक हो जाता है कि आखिर माहौल किसका है, और बार बार जो सवाल पूछे जाते हैं तो घूम फिरकर उत्तर यही आता है कि महागठबंधन का माहौल है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले बिहार की जनता से कई बड़े वादे किए हैं दोस्तों। तेजस्वी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जीविका दीदियों को हम लोग 30,000 वेतन और सरकारी कर्मचारी होने का दर्जा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनने पर सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। इससे पहले तेजस्वी ने पहला चुनावी वादा करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद 20 महीने के अंदर हर परिवार में सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जीविका दीदियों संविदा कर्मियों के लिए ऐतिहासिक ऐलान कर रहे हैं और हर घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी का वादा करके पहले ही चुनाव की पूरी स्थिति को पलट चुके हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सरकारी नौकरी का जो वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो वादा वो निभाते भी है। जब 2022 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और लगभग 17 महीने सरकार चली, तब तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 4 लाख नौकरियां लोगों को उपलब्ध करवा दी दोस्तों, और बाकी 3 लाख के आसपास नौकरियों को प्रक्रिया में डाल दिया गया। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अकेले तेजस्वी यादव ने 17 महीने की सरकार में नौकरियों का भंडार लेकर आ गए दोस्तों। और सब ये मानते हैं कि तेजस्वी जब आए तब बिहार में बम्पर भर्तियां निकली और एक के बाद एक कई सारे लोगों को नौकरियां मिली। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की वास्तविकता से कोई मुंह नहीं फेर सकता, सबको पता है कि अगर रोजगार असली मुद्दा है तो बिहार में विकल्प केवल एक युवा नेता है, और आप लोग जानते हैं वो कौन है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर भारत की एक बड़ी कंपनी की मालिकिन किरण मजूमदार की ओर से कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी सरकार की आलोचना की गई दोस्तों। आपको बता दें कि बायोकॉन की किरण मजूमदार की ओर से की गई आलोचना के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार उनसे मुलाकात करने के लिए उनके घर पर पहुंच गए, और वहां पर डीके शिव कुमार ने किरण मजूमदार से सारे आलोचना का कारण समझा है दोस्तों। आपको बता दें कि खराब सड़कों को लेकर किरण मजूमदार काफी नाराज थी और उन्होंने जब सरकार पर सवाल खड़े किए, कांग्रेस की सरकार पर, तो खुद डीके शिव कुमार उनके घर पहुंचकर उनसे पूछने लगे कि बताइए आपको क्या क्या समस्या है, और वो सारी चीजें लिखकर आए दोस्तों। और उन्होंने कहा कि मैं इन सारे मुद्दों को सॉल्व करवा दूंगा, यानी जितने भी समस्याएं हैं उन सबको सॉल्व करवा दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर किसी बड़े उद्योगपति ने बीजेपी की केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह को लेकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया होता, आलोचनात्मक शब्द का इस्तेमाल किया होता, तो आप लोग जानते हैं कि उसके ऊपर कौन कौन सी जांच एजेंसियां बिठा दी गई होती दोस्तों। लेकिन कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस पार्टी को अनुभव है कि कैसे जनता की बात, जनता के हित को समझते हुए सरकार को चलाना है, और इसीलिए मजूमदार की आलोचना के बाद डीके शिव कुमार खुद उनके घर पर पहुंचे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सही तरीका अपनाया है डीके शिव कुमार ने, इसकी तारीफ की जानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको सबसे पहले इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि लोग जो आलोचना कर रहे हैं, अगर एकदम सही आलोचना कर रहे हैं बिना किसी पूर्वाग्रह के, तो उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। हर विरोध का विरोध करके कोई फायदा नहीं होता, जनता में नाराजगी बढ़ती है और बाद में सत्ता से भी बाहर होना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार ने सही कदम उठाया है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि राजीव गांधी आईएनएस विराट का इस्तेमाल अपने हित के लिए करते थे, यानी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपने परिवार के साथ में आईएनएस विराट पर जाते थे छुट्टी मनाने के लिए। ये जो आरोप लगाया गया दोस्तों नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों के द्वारा, इन आरोपों को पूरी तरीके से खंडित किया है पूर्व नेवी के चीफ एडमिरल एल रामदास ने। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जब आईएनएस विराट पर गए थे तो वो उनके परिवार का कोई कार्यक्रम नहीं था, बल्कि वो आधिकारिक यानी सरकारी काम के लिए सरकारी पद पर होते हुए सरकारी पोस्ट का जिम्मा निभाने के लिए, जिम्मेदारी निभाने के लिए गए थे, यानी सरकारी काम से आईएनएस विराट पर गए थे, कोई पर्सनल छुट्टी मनाने के लिए नहीं गए थे। ऐसे में दोस्तों जो उस समय लोग मौजूद थे वो ये दावा कर रहे हैं कि छुट्टी मनाने के लिए नहीं गए थे बल्कि देश हित में काम करने के लिए गए थे। तो अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों को इस तरीके की उलझुल बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन सबको पता है दोस्तों कि भाजपा वाले फिर से ये झूठा आरोप देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर लगाएंगे, जबकि नेवी के चीफ एडमायरल इस बात का खंडन कर रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीए गठबंधन के एक घटक पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का चुनाव चिन्ह गैस का सिलेंडर है दोस्तों, और आरएलएम पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बाकी अन्य सीटों पर जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उसमें कई सारे लोगों को गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह दिया गया है, यानी उपेंद्र कुशवाहा की 6 सीटों पर उनके पास गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह है, लेकिन अन्य सीटों पर निर्दलीय गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में उतरेंगे दोस्तों। तो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक जो पहले बीजेपी को वोट देते या फिर जनता दल यूनाइटेड या हम पार्टी चिराग की पार्टी को वोट देते, अब उनके सामने कंफ्यूजन हो जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी निर्दलीय को वोट देकर आ जाए गैस सिलेंडर के नाम पर कि ये चुनाव चिन्ह तो उपेंद्र कुशवाहा का है। कुल मिलाकर दोस्तों अब देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा ये कैसे बातें फैलाते हैं कि उनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर केवल उनके 6 सीटों पर है, बाकी जगह निर्दलीय लोगों का है। दो शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सहरसा के महिषी विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी और पूर्व बीडीओ डॉक्टर गौतम कृष्ण ने चुनाव की तैयारी के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए जनता से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। इस वीडियो में उन्होंने अपना बैंक अकाउंट नंबर भी शेयर किया है और आम लोगों से छोटे चंदे के माध्यम से चुनाव लड़ने का आग्रह किया गया है दोस्तों। डॉक्टर गौतम कृष्ण ने बताया कि वे एक गरीब कार्यकर्ता के परिवार से आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, वो व्यक्तिगत तौर पर कोई धन बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही उनके पास धन बल है। तो ऐसे में जनता से ही पैसे लेकर उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा और वो पैसे भी मांग रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने दिवाली के अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में फोन पर हुई बातचीत को लेकर कटाक्ष किया दोस्तों, और प्रधानमंत्री बातों को छुपा रहे हैं जबकि ट्रंप उन्हें उजागर कर रहे हैं। ट्रंप ने दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री को फोन किया, शुभकामनाएं दी। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री अक्सर सार्वजनिक रूप से कई सारी बातें बोलते हैं, लेकिन जब ट्रंप से बातचीत होती है तो प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी साध कर बैठते हैं। बाद में ट्रंप बताता है कि क्या बात हुई है और ट्रंप ऐसे ऐसे दावे करता है जिस पर भाजपाई एकदम सन्न हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भारत पर बार बार टैरिफ लगाया गया और बार बार धमकियां और दी जा रही है और भी टैरिफ लगाने की, तो क्या उन्हें रोकने का कोई प्लान है भाजपा के पास? अभी तक की स्थिति में तो कोई प्लान दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार खासकर मोदी और उनके विदेश मंत्री हवा में तीर चला रहे हैं और बार बार ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए इतने मुश्किल भरे टैरिफ लगा रहा है। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर चुनावी माहौल के बीच में बिहार शरीफ से चुनावी मैदान में उतरे सीपीआई के उम्मीदवार प्रत्याशी शिव कुमार के खिलाफ बिना अनुमति रैली निकालने के मामले में आरोप दर्ज किया गया है। सीपीआई के प्रत्याशी शिव कुमार 21 अक्टूबर को बिहार शरीफ के शहरी क्षेत्र में बिना किसी अनुमति के जनसंपर्क यात्रा और रैली का आयोजन कर रहे थे। इस कार्रवाई को आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन बताया गया। एफएसटी मजिस्ट्रेट और 172 बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित आवेदन दिया और इस आधार पर लहेरी थाना क्षेत्र के अंदर मामला दर्ज करवाया गया है। अब इस पूरे मामले पर देखते हैं आगे किस तरीके कदम उठाया जाएगा। दोस्तों साथ साथ मुजफ्फरपुर के चर्चित नेता और पूर्व आरजेडी के सांसद अनिल सहनी ने बीजेपी का दामन थामा है और राष्ट्रीय जनता दल ने उनको एक स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतारा था, लेकिन शायद उनको जनता दल यूनाइटेड के द्वारा दिया गया सम्मान पसंद नहीं आया और वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हालांकि उनके जाने का कुछ खास असर होगा नहीं। जब मुकेश सहनी खुद इंडिया गठबंधन महागठबंधन के साथ खड़े हैं तो बाकी कोई भी नेता कहीं और चला जाए उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। जो भी आपकी राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं जीवेश मिश्रा दोस्तों, जो कई सारे बड़े कांड को लेकर पकड़े गए, तो अब उनकी बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। जीवेश मिश्रा के गाड़ी से स्कॉर्पियो से कई सारे सामान जो लोगों के बीच में वितरित होने वाले थे वो पकड़ा गया और पुलिस थाने में गाड़ी को जब्त किया गया। वो विवादित बयान देते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता ऋषि मिश्रा को लेकर बोल रहे हैं कि जाले विधानसभा क्षेत्र के अंदर
किसी माँ ने बेटा पैदा नहीं किया जो जाले में कांग्रेस का टिकट लेकर चुनाव लड़ सके। यानी दोस्तों महिलाओं के प्रति इस तरीके की मानसिकता दिखाकर बीजेपी के नेता अपने विधानसभा की महिलाओं को लेकर ही उल्टा बोल रहे हैं, तो अब इनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो कैंपेन में उतरने वाले हैं 2-3 दिनों के अंदर, फिर बिहार का चुनाव एकदम आसमान छुएगा दोस्तों और जबरदस्त होने वाला है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। जुड़े इस दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।